आयरलैंड के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर से सीधी उठती चट्टानें, पत्थर की दीवारों तक फैले हरे खेत और कुछ ही मील में सुनहरी धूप से चांदी जैसी बारिश में बदलता मौसम, यही इस देश की पहली झलक है। लेकिन असली बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप ठहरते हैं तो पोस्टकार्ड से कहीं ज्यादा गहरा आयरलैंड सामने आएगा। जंगली समुद्री किनारे, पुराने शहर, शांत गांव, संगीत से भरे पब और एक ऐसी खूबसूरती जो देखने का नजरिया बदल देती है। और अगर अभी आगे बढ़ गए तो आप उस सबसे दिलचस्प बात को मिस कर देंगे जो आयरलैंड को अलग बनाती है। ये देश एक साथ बहुत पुराना भी लगता है और बहुत नया भी। शाम ढल रही है। क्लिफ्स ऑफ मोहर की ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर नीचे टकराती लहरों को देखिए। समुद्री हवा चेहरे पर पड़ती है, पक्षी तेज हवा को चीरते हुए निकलते हैं और धरती का ये किनारा इतना नाटकीय लगता है कि ये नक्शे पर बना कोई देश नहीं बल्कि प्रकृति की अपनी बनाई हुई तस्वीर मालूम होता है। यहीं से आयरलैंड समझ में आना शुरू होता है। यूरोप के उत्तर पश्चिम में बसे इस द्वीपीय देश को दुनिया एमरल्ड आइल यानी पन्ने जैसा हरा द्वीप कहती है। वजह सिर्फ रंग नहीं है। यहाँ की नमी, हल्की ठंड, बार बार होने वाली बारिश और समुद्र से आने वाली हवा मिलकर धरती को ऐसा हरा बनाए रखती हैं कि कई बार लगता है जैसे घास पर किसी ने रंग चढ़ा दिया हो। आयरलैंड का ज्यादातर हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जबकि उत्तर पूर्व का हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का भाग है। राजधानी डबलिन है और यहीं से इस देश की आधुनिक धड़कन सबसे साफ सुनाई देती है। लेकिन आयरलैंड की खूबसूरती की शुरुआत शहर से नहीं, मिट्टी से होती है। काउंटी क्लेयर में क्लिफ्स ऑफ मोहर जितने मशहूर हैं, उतने ही अलग हैं काउंटी कैरी का रिंग ऑफ कैरी। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां सड़क कभी पहाड़ियों के पास चलती है, कभी पानी के साथ साथ और कभी छोटे छोटे घरों, चरती भेड़ों और पत्थर की पुरानी दीवारों के बीच से निकल जाती है। यह दृश्य किसी एक जगह पर नहीं टिकता, हर मोड़ पर रंग बदलता है। कहीं बादल नीचे आ जाते हैं, कहीं दूर से धूप टूटकर झील पर गिरती है, कहीं पूरा इलाका धुंध में नरम हो जाता है। फिर आता है कॉनमारा, काउंटी गॉल्वे का वो हिस्सा जहां खुलापन ही सबसे बड़ी चीज है। यहां पीट के मैदान हैं, पथरीली जमीन है, अकेली सड़कें हैं, छोटी झीलें हैं और दूर तक फैली पहाड़ियां हैं। ये वो आयरलैंड नहीं है जो सिर्फ मीठा और खूबसूरत लगे। ये थोड़ा कच्चा है, थोड़ा सख्त है और इसी वजह से याद रह जाता है। यहां खड़े होकर समझ आता है कि आयरलैंड की सुंदरता साफ सुथरी नहीं बल्कि जिंदा है। मौसम बदलता है, रोशनी बदलती है और हर बदलाव के साथ जगह की शक्ल भी बदल जाती है। विक्लो माउंटेन्स, जो डबलिन से बहुत दूर नहीं है, शहर के पास होते हुए भी एक अलग दुनिया जैसे लगते हैं। सड़क धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, घाटियां खुलती हैं और कुछ जगहों पर ऐसा सन्नाटा मिलता है जो दक्षिण एशिया के बड़े शहरों से आने वालों को लगभग अजनबी लगे। भारत या पाकिस्तान की भीड़, हॉर्न, बाजार और लगातार चलती जिंदगी के बाद आयरलैंड की ये खामोशी बहुत गहरी लग सकती है। लेकिन यही इस देश का जादू है। ये आपको धीमा होने पर मजबूर कर देता है। किलारनी नेशनल पार्क में यह एहसास और भी मजबूत हो जाता है। यहाँ झीलें हैं, पुराने जंगल हैं, पहाड़ हैं और एक जगह है जिसे लेडीज व्यू कहा जाता है। वहां खड़े होकर सामने फैली झीलों, पहाड़ियों और बदलती रोशनी को देखिए। कई लोग यहाँ आकर अपने आप चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे बोल नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि कुछ दृश्य शब्दों से बड़े लगने लगते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आयरलैंड की सुंदरता यहीं अपने शिखर पर नहीं पहुंचती। ये हर काउंटी के साथ अपना रूप बदलती रहती है। इस देश की मिट्टी जितनी सुंदर है, उसकी यादें उतनी ही गहरी हैं। आयरलैंड का इतिहास किसी एक संग्रहालय में बंद नहीं मिलता। वो रास्ते के किनारे खड़े पुराने खंडहरों में है, संकरी गलियों में है, चर्चों के आंगन में है
और उन पत्थरों में हैं जिन पर सदियां गुजर चुकी हैं। आयरलैंड की जड़ें सेल्टिक परंपराओं में हैं। फिर शुरुआती ईसाई मठ बने, जिनकी घंटियां और पत्थर की इमारतें लंबे समय तक इस द्वीप की पहचान रहीं। डबलिन में वाइकिंग प्रभाव भी साफ दिखता है, क्योंकि ये शहर कभी समुद्री व्यापार और बसावट का अहम केंद्र था। आयरलैंड में जगह जगह पुराने किले दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे मार्मिक जगहों में से एक है डबलिन की किलमेनहैम जेल। बाहर से ये एक पुरानी इमारत लग सकती है, पर इसकी दीवारों में स्वतंत्रता की कीमत दर्ज है। 1916 का ईस्टर राइजिंग, जो आयरलैंड की आज़ादी की राह में बहुत बड़ा मोड़ बना, उसके कई नेताओं को यहीं कैद रखा गया और यहीं फांसी या गोली से मौत दी गई। उस समय ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये पहचान, भाषा, आत्मसम्मान और अपने देश पर अपने हक की लड़ाई थी। दक्षिण एशिया के बहुत से दर्शकों को यहाँ कुछ जाना पहचाना महसूस होगा। औपनिवेशिक राज, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश, पलायन और स्वतंत्रता का भावनात्मक वजन। 19वीं सदी का ग्रेट फेमिन यानी भयंकर अकाल आयरलैंड की राष्ट्रीय स्मृति का एक और गहरा घाव है। आलू की फसल खराब हुई, भूख फैली, लाखों लोग मरे और लाखों को देश छोड़ना पड़ा। इस त्रासदी ने आयरिश प्रवास की कहानी बदल दी। आज दुनिया भर में फैले आयरिश समुदाय की जड़ें वहीं तक जाती हैं। इस इतिहास को समझे बिना आयरलैंड का वर्तमान पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। और अगर आपको ऐसे वृत्तचित्र पसंद हैं जो किसी जगह को सचमुच जिंदा महसूस कराते हैं, तो यहीं एक छोटा सा इशारा है। वीडियो को पसंद कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आयरलैंड का आधुनिक चेहरा भी उतना ही दिलचस्प है। रॉक ऑफ कैशल जैसी जगहें इस देश के अतीत को एक और रूप में दिखाती हैं। ऊंचाई पर बना ये परिसर धर्म, शक्ति और प्रकृति तीनों को एक साथ जोड़ देता है। नीचे फैला खुला इलाका, ऊपर खड़े पत्थर और हवा में घुली पुरानी कहानी। आयरलैंड का इतिहास किताबों से ज्यादा जगहों में मिलता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का फर्क भी इसी लंबे इतिहास से जुड़ा है। आज दोनों अलग राजनीतिक ढांचों में हैं, लेकिन संस्कृति, परिवार, स्मृति और भूगोल के स्तर पर इस द्वीप की कहानी कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। फिर कहानी शहरों की तरफ मुड़ती है और यहीं आयरलैंड का दूसरा चेहरा सामने आता है। डबलिन, जो राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी, किसी विशाल एशियाई महानगर जैसा नहीं लगता। यहाँ नदी लाइफी शहर को दो हिस्सों में बांटती हुई बहती है। जॉर्जियन इमारतों की कतारें, ट्रिनिटी कॉलेज की पुरानी शान, किताबों की दुकानों की खुशबू और बारिश के बाद चमकती सड़कों पर चलती भीड़, डबलिन का आकर्षण इसकी इंसानी माप में है। ये शहर आपको निगलता नहीं, अपने साथ बहा ले जाता है। टेम्पल बार का नाम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन डबलिन को सिर्फ उसी तक सीमित करना गलत होगा। असली डबलिन कभी किसी शांत गली में दिखता है, कभी किसी छोटे कैफे में, कभी किसी पुल पर खड़े होकर। यहाँ पुरानी पत्थर की इमारतों के बीच आधुनिक तकनीकी दफ्तर भी हैं। एक तरफ सदियों पुरानी साहित्यिक विरासत, दूसरी तरफ कांच की इमारतों में काम करती नई पीढ़ी। यही मेल इसे खास बनाता है। गॉलवे की बात अलग है। ये शहर छोटा है, रंगीन है और इसमें एक तरह की कलात्मक ऊर्जा है। बारिश वाली शाम में जब किसी सड़क कलाकार की धुन गूंजती है, लोग दुकानों की छतों के नीचे ठहरते हैं। कोई हंसते हुए पब का दरवाजा खोलता है और भीतर से गर्म रोशनी बाहर गिरती है। तब गॉलवे किसी पर्यटन स्थल से ज्यादा एक साझा बैठक जैसा लगने लगता है। और ठहरिए, कहानी अभी शहरों से आगे जाएगी, क्योंकि आयरलैंड की कुछ सबसे यादगार जगहें उन पोस्ट कार्डों में भी नहीं मिलती जिन्हें लोग बार बार दिखाते हैं। कॉर्क का स्वभाव अलग है। यहाँ खाने की संस्कृति मजबूत है, स्थानीय पहचान गहरी है और शहर में एक स्वतंत्र सा आत्मविश्वास महसूस होता है। डबलिन की तुलना में कम चमकदार, लेकिन कई लोगों के लिए ज्यादा अपना।
दक्षिण एशिया से आने वाले छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए ये शहर अक्सर यूरोप के साथ पहला असली रिश्ता बनते हैं। छोटे, शांत, महंगे, हाँ, लेकिन साथ ही व्यवस्थित, पैदल चलने लायक और कई बार उम्मीद से ज्यादा स्वागत करने वाले। लेकिन अगर आयरलैंड की आत्मा को सबसे करीब से महसूस करना हो तो शहरों से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। डिंगल पेनिनसुला पर समुद्र, हवा और गांव की जिंदगी एक साथ मिलते हैं। सड़कें पतली हो जाती हैं, घर कम हो जाते हैं और आसमान बड़ा लगता है। एरन द्वीपों पर तो समय जैसे और धीमा पड़ जाता है। यहाँ पत्थर की दीवारें, कम ऊंचे घर, समुद्री हवा और ऐसी सादगी मिलती है जो बनावटी नहीं लगती। आयरलैंड के गेल्टाख्त इलाकों में आज भी आयरिश भाषा यानी गैलिक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आयरिश और अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं और भाषा यहाँ सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, पहचान का हिस्सा भी है। गांवों में, छोटे कस्बों में और तटीय बस्तियों में परिवार और समुदाय का महत्व बहुत साफ महसूस होता है। ये बात भारत और पाकिस्तान के लोगों को अजनबी नहीं लगेगी। यहाँ भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, स्थानीय खेलों पर गर्व करते हैं और साझा मिलना जुलना अब भी सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा है। गैलिक फुटबॉल और हर्लिंग जैसे खेल सिर्फ खेल नहीं, स्थानीय जुड़ाव की धड़कन है। सेंट पैट्रिक उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ रंग और परेड नहीं, एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है। और फिर आते हैं वे छोटे पब, जो सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं, बल्कि एक सामाजिक कमरे जैसे होते हैं। एक छोटी मेज, लकड़ी की कुर्सियां, दीवार पर पुरानी तस्वीरें और अचानक शुरू होती पारंपरिक संगीत सभा। कोई फिडल बजा रहा है, कोई बांसुरी, कोई धीरे से ताल दे रहा है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को जानते हों या न जानते हों, कुछ मिनट बाद सब एक ही लय में आ जाते हैं। संगीत यहाँ अनुवाद नहीं मांगता। अगर ये हिस्सा आपके दिल को थोड़ा छू रहा है तो बताइए, आप आयरलैंड का कौन सा रूप चुनेंगे? बड़ा शहर या ये शांत, अपनापन भरा किनारा? आयरिश खाने को लोग कई बार कम आंकते हैं, लेकिन जब इसे उसके अपने मौसम और मिट्टी के साथ देखा जाए तो इसकी सादगी ही इसकी ताकत बन जाती है। आयरिश स्ट्यू, धीरे पका हुआ गर्म पकवान। इस ठंडी, भीगी हवा वाले देश में सिर्फ खाना नहीं, आराम है। सोडा ब्रेड ताजा मक्खन के साथ, इतनी साधारण चीज लगती है, लेकिन पहली ठंडी सुबह में इसका स्वाद बहुत देर तक याद रहता है। पश्चिमी तट का सीफूड अपनी ताजगी के लिए जाना जाता है। फुल आयरिश ब्रेकफास्ट भरपूर होता है और आलू यहाँ सिर्फ एक सब्जी नहीं, इतिहास और पहचान दोनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज का आयरलैंड सिर्फ पारंपरिक खाने तक सीमित नहीं है। डबलिन, कॉर्क, गॉलवे, लिमरिक, इन शहरों में आधुनिक कैफे संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और बहुसांस्कृतिक खानपान तेजी से बढ़ा है। भारतीय रेस्तरां, दक्षिण एशियाई किराना दुकानें, मसालों की खुशबू और छात्र समुदाय, ये सब अब आयरलैंड के शहरी जीवन का हिस्सा बन चुका है। एक भारतीय या पाकिस्तानी छात्र के लिए ये पल बहुत खास हो सकता है। नए देश में उतरना, घर का खाना याद आना और फिर एक ही मोहल्ले में आयरिश बेकरी और दक्षिण एशियाई दुकान दोनों मिल जाना। छोटे से इस अनुभव में आधुनिक आयरलैंड की पूरी कहानी छिपी है। यहाँ भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ रहा है, खासकर डबलिन और दूसरे बड़े शहरों में। स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वित्त, इन क्षेत्रों में भारतीय पेशेवर बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। छात्रों के लिए भी आयरलैंड एक अहम जगह बनता जा रहा है और मोड़ यहीं आता है। पुराने किलों और हरी पहाड़ियों के लिए जाना जाने वाला ये देश अब यूरोप की सबसे आधुनिक सफल कहानियों में से एक भी बन रहा है। रेल मार्ग डबलिन को कॉर्क, गॉलवे, बेलफास्ट और लिमरिक से जोड़ते हैं।
ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना यहाँ अपने आप में एक अनुभव है। कभी छोटे स्टेशन, कभी खेत, कभी बारिश से चमकते पेड़, और फिर धीरे धीरे शहर का फैलता आधुनिक ढांचा। वाइल्ड अटलांटिक वे दुनिया के सबसे मशहूर समुद्री ड्राइविंग रास्तों में गिना जाता है, और सड़क से आयरलैंड देखना कई लोगों के लिए सबसे यादगार तरीका बन जाता है। सार्वजनिक परिवहन कई जगह अच्छा है, लेकिन कुछ ग्रामीण हिस्सों में सीमाएं भी हैं। यानी ये देश बहुत सुलभ है, पर हर जगह बिना योजना के नहीं खुलता। डबलिन डॉकलैंड्स जैसी जगह पर पहुंचकर आयरलैंड का तीसरा चेहरा दिखता है। कांच की इमारतें, वैश्विक कंपनियों के दफ्तर, तकनीक, दवा उद्योग, वित्त, शिक्षा। आज आयरलैंड यूरोप का एक बड़ा व्यापारिक और नवाचार केंद्र है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की मौजूदगी यहाँ है। विश्वविद्यालय मजबूत हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा है और जीवन की गुणवत्ता भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी है। रहन सहन महंगा है, खासकर डबलिन में। घरों की कीमतें और किराए एक बड़ी चुनौती है। ये देश सुंदर है, सफल है, लेकिन आसान नहीं है। और अगर आप अभी तक साथ हैं तो आप समझ चुके हैं, ये सिर्फ नज़ारों का नीड्स परतों वाला देश है। आयरलैंड की असली ताकत शायद इसी संतुलन में है। सुबह आप कॉनमारा जैसी खुली हवा से भरी जगह पर हो, और शाम तक डबलिन के आधुनिक व्यावसायिक इलाके में। एक ही यात्रा में सदियों पुराना पत्थर और आने वाले कल की तकनीक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ शांत गांव, दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था। एक तरफ अटलांटिक की कच्ची ताकत, दूसरी तरफ पब में बजती धुन और लोगों की गर्मजोशी। और आखिर में सबसे बड़ा आश्चर्य ये नहीं कि आयरलैंड कितना खूबसूरत दिखता है, बल्कि ये है कि ये भीतर कितनी गहराई तक रह जाता है। शायद इसलिए ये देश इतना याद रह जाता है। यहाँ की ठंडी हवा, भीगा पत्थर, मक्खन लगी रोटी, समुद्र के ऊपर झुके बादल, बारिश में चमकती डबलिन की सड़कें, गॉलवे की धुन, डिंगल की खामोशी और किसी छोटे कस्बे में मिला सहज अपनापन। ये सब मिलकर एक ऐसी स्मृति बनाते हैं जो यात्रा खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए आयरलैंड बहुत दूर का देश लग सकता है, लेकिन दिल के स्तर पर यह उतना दूर नहीं है। यहाँ परिवार की अहमियत समझी जाती है, यहाँ समुदाय मायने रखता है, यहाँ इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं, आज की पहचान का हिस्सा है। और फिर हम लौटते हैं वहीं अटलांटिक के किनारे। रोशनी कम हो रही है। क्लिफ्स ऑफ मोहर अब धीरे धीरे गहरे साए में बदल रहे हैं। नीचे समुद्र अब भी टकरा रहा है। हवा घास के ऊपर से गुजरती रहती है, जैसे ये द्वीप अपनी कहानी अभी भी कह रहा हो। आयरलैंड ध्यान खींचने के लिए शोर नहीं करता, ये धीरे धीरे असर करता है, और फिर बहुत लंबे समय तक भुलाया नहीं जाता।